हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि रोज़ सुबह 8 बजे टारगेट सिलेक्शन क्लासेस हम लोग डिस्कस करते हैं। टारगेट सिलेक्शन का मेन पर्पज है कि आपका सिलेक्शन कराना। इसमें वे प्रश्नों का कलेक्शन पढ़ाया जाता है जो हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स पेपर के आए हुए प्रश्न होते हैं और वे फ्यूचर्स में आ सकते हैं। मतलब वे प्रश्नों का कलेक्शन जो पास्ट में पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और उन प्रश्नों की फ्यूचर में आने की संभावनाएं हैं। मीन्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पास्ट के आए हुए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का फ्यूचर में आने की संभावना है। दोनों संभावनाएं ही हैं कि वो प्रश्न पास्ट में आ चुका है, उसी प्रश्न की कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जो फ्यूचर में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उन बेहतरीन क्वेश्चंस की क्लास टारगेट सिलेक्शन के बैच में डिस्कस की जाती है। तो टारगेट सिलेक्शन में हम लोग A to Z क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर 2022-2021 के पेपर के प्रश्नों का कलेक्शन है, वो चाहे CDS हो, NDA हो, PCS हो, CSAT हो, IAS का CSAT हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSSC का कोई भी पेपर हो। 2022 में और 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर के बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब बेहतरीन का मतलब होता है नॉलेज, जिन क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिले, जिन क्वेश्चन से हमें कुछ जानने को मिले, कुछ नए प्रश्नों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है रोज की क्लास में। तो इस क्लास का मेन पर्पज है कि हमारा ये जो A to Z रिवीजन है ये रेगुलर वे में चलता रहे, क्योंकि हम लोग पढ़ने से सिर्फ चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें रिवीजन क्लास ज्वाइन करना होगा, रोज का रोज क्लासेस लेके रिवीजन करना होगा। आज हम लोग 23वीं क्लास डिस्कस कर रहे हैं और ये रेगुलर वे में चलता रहेगा। अब ये क्लास रुकने वाली नहीं है। जैसे रोज करंट की क्लास आप पढ़ते हो वो रेगुलर वे में रोज चलती है, वैसे ही टारगेट सिलेक्शन क्लास रोज चलेगी सुबह 8 बजे। ये रेगुलर वे में चलेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। ये भी एक लंबी श्रृंखला चलने वाली है, आज से शुरू होकर आदिकाल तक कभी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर होते जाएंगे, नए क्वेश्चंस आते जाएंगे, उनकी क्लास अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करके हमें आपको प्रोवाइड करना है। तो हमारा मेन पर्पज है कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन कराया जाए। मेन उद्देश्य है कि हम आपको सिलेक्ट कराएं किसी भी तरीके से। तो टारगेट सिलेक्शन का मेन उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो चलिए टारगेट सिलेक्शन के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में पहला प्रश्न CDS 2022 के प्रश्न का है। बाबू हमें प्रश्न की एक एक लाइन को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, प्रश्न को कैसे हल करना उस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 480 व्यक्ति 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 व्यक्ति 1/4 काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर शेष बचे हुए कार्य को, अब 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, शेष बचे हुए कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित करना होगा। जैसे भैया उस कार्य का कुछ हिस्सा 480 व्यक्ति 10 दिनों में 10 घंटे काम करके पूरा करते हैं। अब उसी काम का कुछ हिस्सा शेष रह जाता है, उस हिस्से को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की जरूरत होगी, ये पूछा है। इसमें भैया एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क एंड टाइम का, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले पे बेसिस पे ये प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए पहले क्या कहा, 10 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 480 व्यक्ति 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। व्यक्ति कितने हैं? 480। मैन की जगह पे 480। डे कितना है? पहला वाला डे 10 दिनों में। आवर कितना है? 10 घंटों में। कितना कार्य? वर्क कितना कार्य? 1/4 कार्य 1/4 बराबर में आओ।
8 घंटे प्रतिदिन काम करके, आवर दिया गया 8 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष बचे हुए कार्य को 20 दिनों में दे दिया है। कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? M2 व्यक्तियों की जरूरत होगी। शेष कार्य, जब भी कोई कार्य भाग में दिया जाए या फ्रैक्शन में दिया जाए और शेष कार्य निकालना हो तो उसको 1 से माइनस करते हैं। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, शेष कार्य निकालना हो तो इसको 1 से माइनस कर देते हैं। 4 के नाम 4 माइनस 1 मतलब 3/4। शेष कार्य क्या है? 3/4। चलो कैलकुलेट करो इसको जल्दी से। ये 4 से 4 कटेगा, ये 20 से 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, ये 8 छंग 48 कट जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 900। M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 900। मतलब उस कार्य का 3/4 भाग पूरा करने के लिए 900 व्यक्ति चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा? कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है? पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे? 480, और चाहिए कितने? 900 व्यक्ति। तो जब 480 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 900 से घटा दो तो कितने और मजदूर आपके साथ आ जाएं? 420 मजदूर और आपको चाहिए। बताओ कोई डाउट है? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इससे पूरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया। हमें 900 व्यक्ति काम करने के लिए चाहिए। अगर काम सही समय पे कंप्लीट कराना है तो 900 व्यक्ति होने ही चाहिए। लेकिन 480 व्यक्ति वहां पे पहले से काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो शेष कितने व्यक्ति और चाहिए? तो 900 से 480 घटा दो, 420 व्यक्ति और चाहिए। जब 420 व्यक्ति हमें मिल जाएंगे तो काम हमारा समय से पूरा हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? तो इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई परेशानी है? रिवीजन क्लास ऐसे ही चलेगी। जब आप क्लास पढ़े होगे पहले से तो रिवीजन क्लास में बेहतर समझ में आएगा। पूरी आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि रिवीजन क्लास का टारगेट है सिलेक्शन क्लास। मतलब इस रिवीजन क्लास को आप सिलेक्शन क्लास कह सकते हो। यहाँ से ही आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर टाइप के प्रश्न रोज नहीं पढ़ सकते। लेकिन रिवीजन क्लास में रेगुलर वे में जब ये चलती जाएगी ना तो कुछ दिन में आपको सारे टाइप के प्रश्न याद हो जाएंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रश्न लगाया जा सकता है। इसका मेन पर्पज है कि एक एक क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आपके माइंड में सेट करना, बस, और कोई पर्पज नहीं। रिवीजन क्लास का उद्देश्य इतना है कि जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कैसे हल करना, उनका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को आपके माइंड में सेट करना। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है CDS 2022 का, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए इस प्रश्न की उतनी ही कम है। ये भी हमारा वर्क एंड टाइम का ही प्रश्न है। ये भी एक टाइप आता है उसमें वर्क एंड टाइम का। चलो समझना सभी लोग। कह रहा 12 महिला और 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। 12 महिला और मतलब प्लस 16 पुरुष, ये अच्छा 12 महिला है तो वीमन होगा। 12 महिला और 16 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में। 13 महिला और 24 पुरुष उस कार्य को करते हैं 4 दिनों में। पूछा क्या? तो 25 महिला और 50 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? D3 दिनों में। ये पूछा है आपसे। चलिए सबसे पहले आप समझिएगा, जब भी पुरुष और महिला दिया गया हो तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना है आपको। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या? जैसे कि पुरुष और महिला जैसे दिया गया आपको, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको एक ही रूप में बदलना है। या तो पुरुष ही काम करें या तो महिला ही काम करें। एक ही रूप देना है, अलग अलग रूप दोगे आंसर नहीं आएगा। हमेशा ध्यान देना है, चाहे पुरुष काम करा लो चाहे महिला काम करा लो, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ से पहले हम दोनों को इक्वल करके उसकी कैपेसिटी मेंटेन करते हैं। 5 से गुणा करोगे 12 पंचे 60 और 16 पंचे 80 मैन बराबर 13 चौको 52 वीमेन और 24 चौको 96 मैन। महिला को एक साइड भेज दो तो 60 वीमेन माइनस 52 वीमेन इक्वल टू
96 मैन माइनस 80 मैन। 60 से 52 घटाओगे तो 8 वीमेन बराबर 96 से 80 घटाओगे 16 मैन, मतलब एक वुमेन बराबर 2 मैन। मतलब एक महिला जितना काम अकेले करेगी उतना 2 मैन मिलके करेंगे। एक वुमेन बराबर 2 मैन, मतलब एक महिला जितना काम अकेले करेगी उतना 2 पुरुष मिलके करेंगे। अब समझिएगा, जैसे हमें इस वाले इक्वेशन का आंसर निकालना है तो इस वाले इक्वेशन को चाहे इसके साथ रखो और चाहे इस वाले इक्वेशन को इसके साथ रखो, दोनों से आंसर आएगा। जैसे रखने का मतलब कहा 12 वीमेन प्लस 16 मैन किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, बराबर 25 वीमेन प्लस 50 मैन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, हम कहेंगे 3 दिनों में करेंगे। इस इक्वेशन को चाहे इसके साथ रखो और इस इक्वेशन को चाहे इसके साथ रखो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक, अब समझिएगा, पुरुष और महिला को बराबर करो। जैसे इधर महिला लेना है तो इधर भी सबको महिला बनाओ, अगर इधर पुरुष लेना है तो सबको इधर भी पुरुष बनाओ। तो हम कहते हैं कि 25 वीमेन बराबर 50 मैन, 25 वीमेन बराबर 50 मैन। तो हमने क्या किया, 25 वीमेन की जगह पे 50 मैन लिख सकते हो, 50 मैन लिख सकते हो, मतलब इस साइड हमने मैन बना लिया। ठीक, तो इधर भी आपको मैन बनाना है, तो 12 वीमेन बराबर 24 मैन बन गया। तो 12 वीमेन की जगह लिख दो 24 मैन। अब कैसे बनाया ये मत पूछ लेना, मतलब फिर मेरा माइंड अपसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक महिला बराबर 2 मैन है, अगर 25 से इधर गुणा करोगे तो 25 महिला हो जाएगा, तो 25 से इधर भी गुणा हो जाएगा, 50 मैन हो जाएगा। अगर 12 से इधर गुणा करोगे तो 12 महिला हो जाएगा, तो इधर 24 पुरुष हो जाएगा। तो 12 महिला बनाना था तो 12 से गुणा कर दिया, 25 महिला बनाना था तो 25 से गुणा कर दिया, बस। चलो अब कैलकुलेट करो, आंसर आ गया आपका। अब आपको समय नहीं लगेगा, आंसर आपका आ चुका है। 24 6 30 10 40 मैन गुणे 5 बराबर 50 50 100 मैन गुणे 3। ये कटेगा मैन से मैन, ये 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो 3 बराबर कितना आ गया 2 दिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी के जैसे पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा। एसएससी का कोई भी पेपर हो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी SSSC के पेपर का सबसे पसंदीदा प्रश्नों में यही है। यूपी SSSC के पेपर का सबसे पसंदीदा प्रश्नों में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे ही होते हैं। बताओ कोई डाउट है भैया? जो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने कभी भी वर्क एंड टाइम नहीं पढ़ा है तो आप इसे नहीं समझ सकते हो। पहले आपको टाइप वाइज हर एक चैप्टर को कवर करना है, उसके बाद ही रिवीजन क्लास आपके माइंड में जाएगी। जब तक आप टाइप वाइज कवर नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में रिवीजन क्लास नहीं समझ में आएगी। रिवीजन क्लास का मतलब होता है आप एक बार मैथ पढ़ चुके हो, कहीं भी हमसे पढ़े हो या किसी भी टीचर से पढ़े हो, मैथ पढ़े हो अच्छे से। ये ना हो कि सिर्फ घूमने गए हो, कोचिंग पढ़ने ना गए हो। मैथ अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो रिवीजन क्लास में आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। आइए, कह रहा समान आयतन वाले 2 ग्लास एल्कोहल और पानी के मिश्रण से क्रमशः 3:2 और 4:1 के अनुपात में भरे हैं। ठीक है, पहला ग्लास है, इसमें जो है 3:2 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है, मतलब शराब और पानी है। और दूसरे ग्लास में 4:1 के अनुपात में है और दोनों का रेशियो क्या है? समान है। दोनों का आयतन क्या है? समान है। तो देखो आयतन समान होने का मतलब दोनों का योग बराबर होना चाहिए। 3 2 5 4 1 5। जब आयतन समान होगा तो दोनों का योग बराबर होना चाहिए। भैया हमने कल की क्लास में एक पढ़ा था ऐसा प्रश्न जहाँ पे उन्होंने आयतन समान कहा था लेकिन दोनों का योग समान नहीं आ रहा था। जब योग समान नहीं आता तो हम ऊपर और नीचे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों का योग समान हो जाए। ठीक, कल की क्लास में एक प्रश्न था जहाँ पे योग समान नहीं था, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके समान बनाया था। अब इन दोनों को मिला देना है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, पहले और दूसरे को मिला देना है।
एक, यही तो कह रहा है, इन गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? मतलब पहले गिलास को भी तीसरे गिलास में डाल दो और दूसरे गिलास को भी तीसरे गिलास को में डाल दो, इन दोनों गिलास को खाली कर दो, तो अल्कोहल और पानी का रेशियो क्या होगा? तो 4 3 7 और 2 1 3। जब अनुपात बराबर होगा, जब आपका आयतन समान हो, आयतन बराबर हो, तो दोनों का योग करके आंसर लिख देना। आयतन समान की बात कहा भी है, अगर जोड़ने पर जैसे 3 2 5 और 4 1 5, जोड़ने पर 5 5 नहीं आता, तो हम लोग ऊपर और नीचे गुणा करके इसका आयतन समान कर देते हैं। जब तक आयतन समान नहीं होगा आप डायरेक्ट जोड़ना नहीं, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 7:3 का। बताओ कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ो। ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न इस समय आपके फॉरेस्ट गार्ड पेपर में पूछा गया, CDS 2022 के पेपर में पूछा गया, CGL CHSL CPO सभी पूछते हैं, UPSI कांस्टेबल लेखपाल सभी पूछते हैं, क्योंकि ये घड़ी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में गिरा जाता है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा घड़ी में 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। आपको बताना है 4 घंटे 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 4 जो है आवर है, आवर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 30, तो इसमें 30 से गुणा कर देना, 3 चौको 12 120। क्या देखो ये 4:40 है, मतलब 4 जो है वो हमारा घंटे में है, 4 आवर 40 मिनट, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 40 में 30 का गुणा कर देना, कितना? 120। फिर इसका आधा, 40 का आधा मतलब 20, इसमें जोड़ देना, ये कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले 4 में 30 का गुणा करना है, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और ये 4 घंटे लिखा हुआ है, तो 4 में 30 का गुणा करोगे 120 आएगा। फिर 40 का आधा करके इसमें जोड़ देना है, 40 का आधा कितना होगा? 20, इसमें जोड़ दिया। फिर इस वाले में 6 से गुणा कर देना है, 6 चौको 24, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे 40 मिनट है, तो 40 में 6 का गुणा करोगे 240। फिर इन दोनों का अंतर ले लेना और जो अंतर आएगा उतने ही डिग्री का कोण 4:40 पर बनेगा। कितने डिग्री का कोण? 100 डिग्री का कोण। बताओ भैया कोई डाउट है? सबसे यूनिक मेथड बताया है, आज तक शायद ही आपने ऐसा मेथड पढ़ा हो, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, इससे आसान मेथड ही नहीं है। मैंने अपने आप स्वयं इस मेथड का निर्माण किया है, सबसे आसान सबसे खतरनाक मेथड। आप ऑनलाइन में किसी से भी पढ़ोगे ना, तो वो m/11 या 11/m करके कोई एक फार्मूला पढ़ाते हैं, वो फार्मूला मुझे आज तक नहीं याद हुआ, इसलिए मैंने इसका निर्माण कर। देखो ये फार्मूला जब मुझे नहीं हो सकता तो आपको कैसे याद हो सकता है? मैं भी ये सोचता हूँ, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज तक मुझे ये फार्मूला नहीं याद हुआ। तो वो बच्चे जो अभी पढ़ाई स्टार्ट किए, जिनको पढ़ते हुए 5 दिन नहीं हुए, 5 महीने नहीं हुए, वो बच्चे उतना कठिन फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाए जाएं जिससे उन्हें उन प्रश्नों को करने में आसानी हो ना। तो एक है, हमने वर्क एंड टाइम की क्लॉक की हमने क्लास पढ़ा रखी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। क्लॉक की बहुत गजब की क्लास है। हाँ, वर्क एंड टाइम जहाँ पे स्टॉप हुआ है, 2 क्लास के बाद स्टॉप कर दिया था, उसको रेगुलर वे में लिया जाएगा। पहले पेट का पेपर हो जाए, मुझे पेट की कुछ क्लासेस पढ़ानी इंपॉर्टेंट। देखिए जो पेपर चल रहा है उन बच्चों का पहले कल्याण किया जाए, तो पेट की कुछ खास क्लासेस पढ़ानी, वो क्लासेस पढ़ा लें, फिर वर्क एंड टाइम को कंटिन्यू कर दिया जाएगा शाम की क्लास में, ठीक है। चलिए 10 का डोज चलता रहेगा, इसके लिए निश्चिंत रहो, 10 का डोज नहीं बंद होने वाला। आइए अगला प्रश्न कह रहा, 2 अंकों वाली एक संख्या का मान, 2 अंकों वाली एक संख्या का मान अंकों के योगफल का 5 गुना है, ठीक है। कह रहा हमने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या हमारी xy है, इसका जो मान है ये अंकों के योगफल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो अंकों का गुणनफल बताइए, x गुणे y का मान क्या होगा, ये पूछा है। यार बढ़िया प्रश्न पूछ लिया, ये तो पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया है। थोड़ा सा पानी पी ले भैया, तब माइंड काम करेगा।
उसने कहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का मान, एक 2 अंकों वाली कोई संख्या हमने मान लिया कि xy एक 2 अंकों वाली संख्या है। उसने कहा अंकों के योगफल का 5 गुना है, मतलब अंकों को जोड़े उसका 5 गुना होना चाहिए। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो अंकों का गुणनफल हमसे पूछा है, तो भैया जो अंकों का गुणनफल ये क्वेश्चंस में दे भी तो रखा है, मतलब x और y का गुणा। जैसे हमने कहा कि एक संख्या 52 है तो इसका गुणा क्या होगा? 5 दूनी 10। जैसे हमने कहा एक संख्या 54 है तो इसका गुणा कितना होगा? 20। जैसे हमने कहा एक संख्या 45 है तो इसका गुणा कितना होगा? 20। मतलब वो संख्या के अंकों का गुणा हमें दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है। देखो कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये संख्या 35 है या संख्या 53 है। 5 3 15, तीनों 25 15 अंकों का गुणा है। ये हम कह सकते हैं ये संख्या 93 है या यह संख्या 39 है। 3 9 27, 9 3 27। इस संख्या को हम कह सकते हैं ये संख्या 45 है या यह संख्या 54 है। 5 चौको 20, 4 पंचे 20 है ना संख्या का गुणा। हम इस संख्या को कह सकते हैं यह संख्या 92 है या यह संख्या 29 है। यही तो है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, संख्या तो हमें पता चल गई। अब आंसर इन्हीं में से कोई एक संख्या बनेगी। अब क्या कहा? उसने कहा कि संख्या को जब हम लोग रखें तो उसके अंकों के योग के 5 गुना के बराबर आना चाहिए। जैसे हमने 45 रखा, हमने कहा एक्स वाई, मतलब x 4 है y 5 है, वो संख्या क्या है? 45 है। तो संख्या के अंकों का जब योग किया जाए और इसका 5 गुना किया जाए तो 45 और 5 4 9 गुणे 5, 45 बराबर 45। जब LHS बराबर RHS हो जाए तो हमारे द्वारा ली गई संख्या बिल्कुल सही है। मतलब वो संख्या कितनी है? 45 है। देखो कुछ किया हमने, ऑप्शन से चले गए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ऑप्शन का बेहतरीन उपयोग करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और 100% आप पेपर में प्रश्न को डन करके आओगे। बस ऑप्शन का प्रयोग करना, ऑप्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था अंकों का गुणनफल क्या है, मतलब वह संख्या के अंकों का गुणनफल किया दे रखा था। हमने सभी संख्या के अंकों का गुणनफल निकाल दिया कि वो संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं। फिर उसने एक बात कहा था कि जो संख्या है वह संख्या के अंकों के योग का 5 गुना होने चाहिए। हमने सीधे 45 को उठाया। हमने कहा एक्स वाई, मतलब वह संख्या हमारी 45 है तो संख्या के अंकों का योग 9 5 45, 45 बराबर 45, मतलब दी गई संख्या बिल्कुल सही है तो आंसर क्या बनेगा? 45। अब सब कुछ रफ कर दो, मतलब वह संख्या 45 है। संख्या भी पता कर ली। इससे आसान मेथड है ही नहीं भैया। ऐसे प्रश्नों में मैंने हमेशा ऑप्शंस का प्रयोग किया या संख्या एक्स वाई मानने का प्रयोग किया। कभी भी हमने इसको आपको प्रश्न लगाने के लिए नहीं कहा, चाहे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हो चाहे मैंने ऑनलाइन पढ़ाया हो। कभी भी हमने अगर आपको लगाने के लिए बोला हो तो आप बताओ। और ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत अच्छे जानते होंगे कि हम एक टाइप में कम से कम 22 प्रश्न कराते हैं। तो इस तरह के हमने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं ऑफलाइन क्लास में ना। एक टाइप में 15 प्रश्न, 20 प्रश्न मैं कराता हूं क्योंकि बच्चों के माइंड में मुझे मैथ सेट करना है, मुझे रटाना नहीं है, मुझे उनके दिमाग में सेट करना है कि मैथ के प्रश्न लगाए कैसे जाते हैं। इसलिए एक टाइप के 20 प्रश्न पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप पूरे शहर में अपने मैं बिल्कुल डिफरेंट मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं ये कहता नहीं, बच्चे कहते हैं, मेरे कहने से क्या होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, ये तो बहुत आसान है। हमने आपको एक दिन बताया था कि जब x की पावर n, अच्छा 5 और 13 लिख दिया क्या? ये भी 13 कर लो भैया, ये गलत टाइप हो गया, इसको 13 करो। जब x की पावर n प्लस y की पावर n, n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो तो ये हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है। x की पावर n प्लस y की पावर n, जब n एक विषम संख्या हो तो ये हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है। ठीक है, आप समझिएगा। अब x की पावर n मतलब 27 की पावर 13,
प्लस वाई की पावर n मतलब 3 की पावर 13 और n क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो n यहाँ पे एक विषम संख्या है, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस वाई से। तो x कितना है 27 और y कितना है 3, तो ये किससे विभाजित होगा 30 से। जब ऑप्शन में 30 नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, पेपर ने इसीलिए प्रश्न दिया, जब 30 आपको नहीं मिलेगा तो आपका माइंड में एक कन्फ्यूजन आएगा कि सर 30 ऑप्शन में नहीं तो आंसर पे क्या लगाया जाए। बिल्कुल ये कन्फ्यूजन होना भी चाहिए था आपको, क्यों होना चाहिए था बताते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए होगा कि जब कोई संख्या ही नहीं तो सर जी उसका आंसर कैसे बनाया जाए। भैया अब एक बात समझो, जैसे ने लिखा 36, 36 12 से विभाजित है, 12 तिहाई 36, तो अगर हम 12 का फैक्टर कर दें 4 तिहाई 12 तो 36 4 से विभाजित है, 4 9 36, 12 तिहाई 36। अगर हम 12 का फैक्टर कर दें 6 दूनी 12 तो 36 6 से विभाजित है, 2 से विभाजित है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। तो भैया यहाँ पे ये वाली संख्या जो है वो 30 से विभाजित है, तो 30 आंसर में है तो इसका फैक्टर कर दो 10 तिहाई 30, तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको फैक्टर करके ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। CDS 2022 वर्क एंड टाइम के 3 प्रश्न आए थे, तीनों प्रश्न खतरनाक, एक से बढ़ के एक प्रश्न पूछा तो गया था, लाजवाब प्रश्न कह सकते हैं इन्हें। CGL इन्हें जरूर पूछ सकता है बाबू, मतलब CGL आपके पेपर में 100% ऐसे प्रश्नों को पूछ सकता है। जो अभी 2022 का फॉर्म आया हुआ है CGL CHSL CPO, ये सब ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आइए क्या कहता है, कह रहा x और y किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो एक लैंग्वेज में पहले हम ये क्लियर करते हैं कि x एक कार्य को 45 दिनों में करता है और y एक कार्य को 40 दिनों में करता है। ठीक, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम कितना आएगा 360, मतलब ये हमारा टोटल वर्क है। या हम अपनी भाषा में करें तो जो हमारा टोटल मनी आए, मतलब हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, मतलब मेरे पास कुल कितने रुपए हैं 360 रुपए हैं और 2 लोग हैं जिन्हें खर्च करना है, एक x और एक y है। टोटल 360 रुपए को x और y खर्च करेंगे। अब चलिए सबसे पहले इनके खर्च करने की कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी निकाली जाए तो 45 से इसको भाग कर दोगे तो 8 आएगा, 40 से इसको भाग करोगे तो 9 आएगा। ये कह सकते हैं कि x एक दिन में 8 रुपए खर्च करता है, तो जब 8 से इसको भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे 45 दिन। ये कह सकते हैं y एक दिन में 9 रुपए खर्च करता है। जब टोटल 360 रुपए हैं, एक दिन में 9 रुपए खर्च करता है तो 360 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा 40 दिन। तो देखो दिया है y 40 दिन में खर्च करता है। दोनों की कैपेसिटी जैसे ही आती हैं आप ये समझ लो आपका आंसर आ गया। अगर आप कैपेसिटी बनाने में सक्षम हो तो आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा और सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले कैपेसिटी पे वर्क करना चाहिए, पहले हमें अपनी क्षमता पता करनी है। ठीक, तो x एक दिन में 8 रुपए खर्च करता है, y एक दिन में 9 रुपए खर्च करता है। आगे क्या कहा, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब x प्लस y कार्य को खर्च करना, मतलब इन रुपयों को खर्च करना शुरू करते हैं। x एक दिन में 8 रुपए खर्च करता है, y एक दिन में 9 रुपए खर्च करता है। अगर दोनों लोग मिलके रुपए खर्च करेंगे तो एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे 17 रुपया। ठीक, सुनते जाना आगे क्या कहा, लेकिन x n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। हमें ये नहीं बताया, उसने कहा कि वो दोनों कार्य करना शुरू करते हैं और कार्य को समाप्त होने से पहले ही x भाग जाता है, मतलब x और y दोनों लोग मिलकर रुपया खर्च करना शुरू करते हैं लेकिन बीच में x चला जाता है, तो अब जो रुपए बचते हैं वो कौन खर्च करता है, y खर्च करता है। यही तो कहा, देखो कहा, और y शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। भैया दोनों लोग रुपए खर्च करना शुरू करें, बीच में x चला गया, जो शेष रुपए बचे होंगे वो कौन खर्च करेगा, फिर y खर्च करेगा, और y शेष रुपए कितने दिनों में खर्च करता है 23 दिनों में। अब समझिएगा भैया यहां से ही तो रोटेट हुआ क्वेश्चन, y 23 दिनों तक शेष रुपए खर्च करता है, कौन से शेष,
अब देखते हैं पहले शेष रुपए थे क्या जो वाई ने खर्च किए हैं, बस यहीं से तो आंसर आ जाएगा। वाई जो है शेष रुपयों को खर्च करता है, जो लास्ट में दोनों के खर्च करने के बाद बचते हैं वो वाई खर्च करता है। और कितना समय लेता है? 23 दिन का समय लेता है। वाई एक दिन में खर्च कितने रुपए करता है? 9। तो 23 दिन में उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे? 9 त्रिक 27 का 7, हाथ से लगेगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20। कितने रुपए खर्च किया होगा? 207 रुपए खर्च किया होगा। शेष रुपए निकालो कितने बचे। भैया आपके पास टोटल 360 रुपए थे, वाई ने 207 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? एक हासिल दोगे 10, 10 से 7 जाएगा 3 और ये 5 और ये 1। शेष हमारे पास 153 रुपए बचे जो x प्लस वाई ने मिलके खर्च किए होंगे, क्योंकि कहा ना 23 दिनों में पूरा करता है, मतलब 23 दिन में वाई ने जो रुपए खर्च किए थे हमने निकाल लिया। कितने रुपए खर्च किए थे? 207। इससे पहले x और y ने खर्च किया था, उसके बाद y ही तो बचा था अकेले। y अकेले 23 दिनों में 207 रुपए खर्च किया था। इससे पहले x प्लस वाई ने खर्च किया है कितने रुपए? 153 रुपए। 153 रुपए अगर x प्लस वाई मिलकर खर्च किए हैं और एक दिन में दोनों लोग मिलकर 17 रुपए खर्च करते हैं, सो 17 नवा 153, मतलब x और y ने मिलकर 9 दिन तक रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद x क्या हुआ है? काम छोड़कर चला गया। जब x और y मिलकर 9 दिन खर्च किए तो x ने भी 9 दिन किया और y ने भी 9 दिन खर्च किया। उसके बाद x चला गया, जो शेष रुपए बचे वो कौन खर्च किया? y ने। समझ गए बात को? कितना अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा। इसकी लैंग्वेज भी अच्छी, प्रश्न की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही अच्छा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा प्रश्न पेपर में हमेशा कहीं ना कहीं जरूर देखने को आपको मिलेगा। गारंटी बेटा, ऐसे प्रश्नों से ही पेपर कठिन बनाया जा सकता है। आप यूपीएसआई दो या सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, एमटीएस दो, और इधर अपने यूपी में चले आओ तो युवा विकास अधिकारी का पेपर दो या वीडियो का पेपर दो, लेखपाल का पेपर दो, ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब ये सब प्रश्न अच्छी क्वालिटी के हैं। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए अगला एक और बेहतरीन प्रश्न सीडीएस 2022 सुनते जाइएगा। कह रहा है x और y दो धन पूर्ण संख्याएं हैं जहां x इज ग्रेटर देन y है, x जो है y से बड़ा है। ठीक है, जब x को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आता है। x को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। हमने कह दिया कि x की जगह पे 32 रख दिया, 6 पंचे 30, शेषफल कितना आया? 2। बात तो सही है। तो हम x को हमने कह दिया कि x की वैल्यू 32 है, ये y से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? हमने x की वैल्यू को 32 कह दिया। उसने कहा कि जब x को 6 से विभाजित करें, हमने कहा x जो है वो 32 है। 32 को जब 6 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। और उसने यही कहा जब x को 6 से विभाजित करें तो शेषफल 2 आना चाहिए। आप अपने मन से संख्या मान सकते हो, बस ऐसी संख्या मानना कि x बड़ी होनी चाहिए, y छोटी होनी चाहिए। उसने एक कंडीशन दे रखी ना, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना है। अगली लैंग्वेज में क्या कहा? और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। y को जब 6 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। हमने कह दिया y जो है 9 है, जब इसको 6 से विभाजित करोगे तो शेषफल 3 आएगा। तो y का मान हमने 9 रख दिया और x y से बड़ा भी हो गया। ठीक है, अपने मन से अपने संख्याएं मान ली। आगे क्या कह रहा? जब x और y को 6 से विभाजित किया जाए, जब x माइनस y को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? x कितना है? x कितना है? 32। 32 माइनस 9, 32 से 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा 25 ना 25 35, सॉरी 25 5 नहीं 32 से 9 घटाओ, 7 बचेगा 30, 23 आएगा। 23 को 6 से भाग कर दो,
6 दूनी 18, शेष कितना बचेगा 5 है ऑप्शन में। देखो कुछ नहीं था, जैसा जैसा वो बोलता गया वैसा वैसा मैं करता गया हूँ बस। उसने कहा x और y दो धन पूर्णांक संख्याएं, x इज ग्रेटर देन y। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए। उसने कहा जब x को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 32 आए। हमने x को 2 आए, हमने x को 32 मान लिया, 6 से विभाजित किया तो शेषफल 2 आया, x की वैल्यू 32 रख दिया। फिर उसने कहा जब y को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आए। हमने y को 9 मान लिया, 6 से विभाजित कर दिया, शेषफल 3 आ रहा। तो हमारे द्वारा दी गई संख्याएं सही हैं। और x इज ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा भी होना चाहिए, ग्रेटर देन y है। यदि x माइनस y को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, x माइनस y, x और y का मान रख के घटा दिया, x माइनस y को जब 6 से विभाजित किया तो शेषफल 5 आया। अगला प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आप लगा के कमेंट करोगे। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो प्यारे बच्चे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं इसको कल की क्लास की स्टार्टिंग में जरूर बताऊंगा। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीजीएल वाले बच्चों के लिए। ये सीजीएल 2022 के पेपर में देखने को मिल सकता है। मैंने बोला मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फ्यूचर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो फ्यूचर के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है कि सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल ये किसी भी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो 10 का डोज भैया उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने कभी मैथ पढ़ी है। अगर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी उन्हें 10 के डोज से परेशानी बहुत होगी। वो इंतजार करें पेट के पेपर तक। हमने तब तक जितनी भी बेसिक क्लासेस पढ़ा रखी हैं, जितना परसेंटेज, जितना प्रॉफिट लॉस, जितना एसआई सीआई, जितनी भी क्लासेस जो मैंने पढ़ा रखी वो सारी क्लासेस प्ले लिस्ट से पढ़ डालिए। उसके बाद आप 10 के डोज को ज्वाइन करिए। मैं कहता हूँ सिलेक्शन अगर होगा तो 10 के डोज से होगा, वरना से सिलेक्शन कराना मुश्किल है। चलिए फिर आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।